नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल अभ्यास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एकेडमी. Myself Ranvijay Rao. Friends, in today's lecture we are going to discuss chapter number 15, LPG. There are three terminology: liberalization, privatization and globalization. Okay, but first of all we should understand what is economy. There are two terminology: economics and economy. Microeconomy, macroeconomy. We should discuss. Let me give one example. If we are talking about whole forest, then we are talking about macroeconomy. But when we are talking about one tree among that forest, that means we are talking about microeconomy. आप जानते हैं कि अपना देश 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, राइट? हम गुलाम थे, ब्रिटिशर्स लोगों के गुलाम थे. नाउ वी गॉट इंडिपेंडेंस. अब अपना देश हम अपने मुताबिक चलाएंगे. When we got independence, our country was poor. Our GDP ratio compared to world GDP ratio was very low. Now one question would be arise in your mind: what is GDP? We will discuss further. No problem. Okay, but here we have to discuss about three main points: liberalization, privatization and globalization. Students, when you got lesser marks in your examination, what will you do? आप क्या करोगे? तो आप सबसे पहले कमी निकालोगे. एग्जाम्स में कहाँ आपसे गलती हुई, कहाँ चूक हुई, वो आप निकालोगे. क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है और वो 1991 में हुआ और हम इंडिपेंडेंट हुए 1947, राइट? आपने स्कूल शुरू की और आपकी एग्जाम्स कंडक्ट हुई और आपका रिजल्ट आता है, जो एक्सपेक्टेशन होती है वो रिजल्ट आपको मिलता नहीं है. तो आप करोगे क्या? कमियां निकालोगे. कहाँ पे चूक हुई, कौन से सब्जेक्ट पे मैंने कम फोकस किया, क्या मेरी हैंडराइटिंग तो खराब नहीं थी, ऐसे पॉइंट्स निकालोगे और उसको आप रिकरेक्ट करोगे. फिर से नए सिरे से उसकी शुरुआत करोगे. तो इंडिया के साथ भी ऐसा हुआ. जब हमें स्वतंत्रता मिली, जब हम आज़ाद हुए, तो कंटेम्प्ररी जो गवर्नमेंट थी, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे स्टेप्स लिए. जैसे कि 5 ईयर प्लान, हर 5 साल के लिए उन्होंने स्कीम बनाई, पॉलिसी बनाई, मॉनिटरी पॉलिसी बनाई, फिस्कल पॉलिसी बनाई. ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, वो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे. लेकिन 1991 आते आते उन्होंने देखा कि यार जो एक्सपेक्टेशन थी, जो हिसाब से हमें रिजल्ट चाहिए था, उस हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है. आपने एक्सपेक्ट किया हो कि 90% प्लस मार्क्स लाने हैं, फेल नहीं हुए आप, लेकिन सिर्फ 80 आए या 70 आए, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत कम मार्क्स है. तो आपको बदलाव करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा. तो बिल्कुल वैसे ही इंडिया की जो इकोनॉमी थी, उसमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वो अचीव नहीं हो पाए और इसलिए 1991 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया और उस बदलाव को LPG, शॉर्ट में उसको LPG बोलते हैं. अगर उसका फुल फॉर्म देखो तो हियर L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन. हम एक एक टर्मिनोलॉजी को एकदम सिंपल वे में, बहुत सिंपल वे में उसको समझते हैं, उसके एग्जाम्पल देखते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन आता है तो यू कैन अप्रोच इजीली, आप आसानी से उसमें लिख सकते हैं.
और वो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। क्लियर? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ब्रांचेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब नई जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है, अब आपने पढ़ाई के लिए नई पॉलिसी बनाई कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगी, 5 बजे उठ जाऊंगी, ये आपने नई पॉलिसी बनाई। तो ये जो नई पॉलिसी है उसके कंपोनेंट्स क्या है, ब्रांचेस क्या है, तो उसके 3 कंपोनेंट्स है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके 3 कंपोनेंट्स है। लिबरलाइजेशन, क्या है, लिबरलाइजेशन पहला है, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। आपने खुद एनालिसिस किया कि कहाँ पे चूक हुई और आपको पता चला कि मैंने पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में कम मेहनत की थी, तो आपने डिसाइड किया इस बार तो इस सब्जेक्ट में मैं अच्छी से मेहनत करूंगी या करूंगा। तो यहाँ पे देश ने, कंटेम्प्रेरी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने देखा कि भाई कहाँ पे चूक हुई और वो मेजरमेंट फिर उन्होंने एडप्ट किए, अपनाए मित्रों। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, तो सबसे बेसिक क्वेश्चंस, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस और योर बुक, लेकिन अगर ये चैप्टर अच्छे से हम समझना चाहते हैं, उसको मगअप नहीं करना है, उसको इनहेरिट करना है, तो ये पहले समझिए। क्या लिखा है? वाई इंडिया नीडेड इकोनॉमिक रिफॉर्म। इंडिया को उस वक्त इकोनॉमिक रिफॉर्म की क्यों जरूरत थी? ऐसे तो क्या जरूरत थी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा? आपको अगर कोई क्वेश्चन करता है कि सर जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, तो नहीं फ्रेंड्स, नंबर्स ऑफ टाइम पीरियडिकली काफ़ी बार इकोनॉमिक्स रिफॉर्म करने आए थे, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा, सबसे मेजर, सबसे इफेक्टिव, जिसकी इम्पैक्ट आज तक है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म था LPG। क्लियर? तो उस वक्त इंडिया के कई सारे प्रॉब्लम थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे। पॉवर्टी अभी भी उस लेवल से कम नहीं हुई थी जिस लेवल से हम कम करना चाहते थे। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की हम चाहते थे। सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही थी। फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का सीधा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। आप खुद सोचो, एक घर है, उसमें से एक बंदा कमाने वाला है और उसी घर में अगर 4 बंदे कमाने वाला है, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा होगा? हाई होगा। लेकिन उनमें से सिर्फ एक बंदा कमाने वाला है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा। उसमें से कोई बीमार हो गया तो उनकी सारी सेविंग्स होगी वो खर्च हो जाएगी और वो धीरे धीरे पॉवर्टी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही थी। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होती तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर आता, लोगों के पास पैसे आते तो लोग एजुकेशन में खर्च करते। अब खुद सोचो, अगर घर में एक ही बंदा कमाने वाला है तो घर के अंदर अगर कोई बच्चा है तो कोई उनको अच्छी स्कूल में पढ़ाने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि वो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन घर में अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट मतलब उनके पास नौकरियां है, तो सोचेंगे नहीं बच्चे को तो अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, अच्छी कोचिंग करवानी है, क्योंकि आगे जाके वो भी बड़ा अफसर बन सके या बड़ा बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बन सके। ये बेसिक डिफरेंस है। तो उस वक्त के लिए इंडिया के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात कर लो, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, पॉवर्टी की बात कर लो, बहुत पीछे थे हम। हमें आगे आना था, दुनिया के देश के साथ हमें कंपेयर करना था, compete करना था। तो ये भी एक ज़रूरत थी इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपने स्कूल में टॉप किया है, 100 आउट ऑफ 100 आप अचीव करते हो, तो आप क्या करोगे? रिफॉर्म करके करोगे क्या? जब ज़रूरत होती है तब हम रिफॉर्म करते हैं। ओके, वॉज इट फर्स्ट एफर्ट फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म? मैंने अभी पहले बताया कि 1991 में जो ये इनिशिएटिव लिया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये पहली बार नहीं था। उसके पहले भी गवर्नमेंट ने, प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी, लेकिन मसला ये था कि उस पॉलिसी का जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन था वो हम अचीव नहीं कर पाए थे, इसलिए दोबारा एक बड़ा स्टेप लेना पड़ा। ओके, और तीसरा है व्हाई डज एनी कंट्री नीड इकोनॉमिक रिफॉर्म? देखो फ्रेंड्स, कोई भी कंट्री होती है उसकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहती है, ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। मोस्ट ऑफ कंट्री की बात करते हैं, उन लोगों की नीड भी बढ़ती रहती है, लेकिन कंट्री के पास जो रिसोर्सेस होते हैं ना बहुत लिमिटेड होते हैं, है ना। कंपनी या कंट्री होती है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। अब जो पॉपुलेशन बढ़ रही है
उनकी डिमांड होगी, उनकी नीड होगी, उनको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ। इन 1947 व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, हमारी पॉपुलेशन 30 या 33 करोड़ के आसपास थी। 30 करोड़ के आसपास अब हमारी पॉपुलेशन थी, और आज 133 करोड़ से ज़्यादा है। इतने साल में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग बढ़ गए हम। तो उतनी ज़्यादा नौकरियां नहीं लानी पड़ेगी, उन लोगों को उतना ज़्यादा खाना नहीं खाना पड़ेगा, सारे गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा चाहिए, और आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं है, आप उनकी जो नीड है वो पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो देश के लिए बहुत बड़ा फेलियर होगा। तो सारे दृष्टि से हम देखें, हर एंगल से देखें, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म उस टाइम जरूरी था, हर देश के लिए जरूरी होता। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ही अपने देश के अंदर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म किया हो, सारे देश ग्रेजुअली पीरियडिकली करते ही हैं। ओके, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो फर्स्ट ब्रांच है, जिसको हम लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहले इस शब्द को समझो, कंसेप्ट को बाद में समझते, पहले शब्द को समझो। शब्द है लिबरलाइजेशन। ओके, तो शब्द है लिबरल, लिबरल से ये वर्ड बना लिबरलाइजेशन। अब लिबरल किसको बोलते हैं? अब स्ट्रिक्ट, एक आपके घर के अंदर आपके पेरेंट्स हो गए, फादर मदर, दोनों में से कोई एक स्ट्रिक्ट होगा तो दूसरा लिबरल होगा। स्ट्रिक्ट मतलब 5 बजे उठ जाना है, पढ़ने बैठ जाना है, ओके, कितने घंटे की पढ़ाई की, है ना। और लिबरल मतलब कि चलो आज थके हो, आज के दिन 2 घंटे पढ़ो, सो जाओ, कल फिर पढ़ना। राइट और रॉन्ग? तो इंडिया के अंदर जब तक ये इनिशिएटिव लिया नहीं गया, तब तक जो पॉलिसी थी वो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन थे। किसी को बिजनेस स्टार्ट करना होता था तो उसको बहुत सारी गवर्नमेंट प्रोसेसर से गुजरना पड़ता था, बहुत सारे क्लैरिफिकेशन लेने पड़ते थे, बहुत सारे सर्टिफिकेट लेने पड़ते थे, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। तो कोई भी सोचेगा क्या यार, क्या बिजनेस करे, 2 साल से बिजनेस करने के लिए सर्टिफिकेट लाइसेंस लेने के लाइन में खड़े रहते, फिर भी हम बिजनेस नहीं कर पाते, तो लोग डीमोरलाइज होते थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा यही जड़ है, यहाँ ही फॉल्ट है, इसको सुधारना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला इनिशिएटिव लिया गया लिबरलाइजेशन, कि भाई बिजनेस स्टार्ट करना है, इकोनॉमी के अंदर कोई नया इनिशिएटिव आपको स्टार्ट करना है, तो जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसको लिबरल किया गया। अब आसान है, आप सब लोग वाइब्रेंट समिट का नाम अवश्य सुना होगा आपने, यू मस्ट हैव हर्ड दैट पर्टिकुलर वर्ड, वाइब्रेंट समिट इन गुजरात, राइट। उसमें क्या होता था, दुनिया भर से बिजनेसमैन गुजरात आते थे, वहां पे सिंगल विंडो सिस्टम था क्लियरेंस का। मतलब अगर कोई बंदा, अगर कोई बाहर की कंपनी गुजरात के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो उसको नीचे से बॉटम से लेकर टॉप तक बहुत सारे लाइसेंस, क्लैरिफिकेशन सब चाहिए। लेकिन वाइब्रेंट समिट में क्या होता था, आप यहां पे आओ, एक ही जगह से सिंगल विंडो से आपके सारे लाइसेंस और क्लैरिफिकेशन हम दे देंगे, जिससे लोगों को अच्छा लगा, अट्रैक्ट हुए कि अच्छी बात है, बढ़िया बात है कि गुजरात में बिजनेस करना चाहिए। और इसलिए आज भी इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस प्रीमाइसेस गुजरात के अंदर है। सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग गुजरात में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गुजरात सबसे लिबरल है। हम दुनिया को मैसेज देते हैं कि भाई बिजनेस करना है तो आओ, गुजरात में आओ, यहाँ पे लिबरल है। तो उस वक्त 1991 के अंदर भी गवर्नमेंट ने सबसे पहले लिबरल किया, ये बिजनेस की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, पॉलिसी, उसको लिबरल किया, आसान किया, जिससे जो लोग बिजनेस करना चाहते थे वो इंस्पायर हुए, वो मोटिवेट हुए, वो एनकरेज हुए कि चलो भाई अब बढ़िया बात है, अब बिजनेस हम कर सकते हैं। अब बुक्स में क्या डेफिनेशन लिखे उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसिस, यहाँ पे वर्ड लिखा है रिड्यूसिस मतलब कम करना, रिस्ट्रिक्शन, पहले बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था बिजनेस स्टार्ट करने में, अब उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है, मतलब लिबरल कर रही है। ओके, एंड कंट्रोल इम्पोज ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने बोला ना, अब प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करते हैं जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। दिस इज नोन एज अ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन।
मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन विच वेयर मेड इन द अर्लियर पीरियड वेयर एज फॉलोज। क्लियर। अब उसमें क्या स्टेप लिए, लिबरलाइजेशन की प्रोसेस में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है देयर वॉज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज, फॉर द इंडस्ट्रीज अदर देन देम कंपल्सन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वॉज एलिमिनेटेड। पहले 18 इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, उसके अलावा जितनी इंडस्ट्रीज थी उनको स्टार्ट करने में अगर वो बिजनेस आप करना चाहते हो तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती, गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता, तब जाके ही आप वो इंडस्ट्री शुरू कर पाते। तो गवर्नमेंट ने वो सिस्टम ही एलिमिनेट कर दी कि नहीं भाई अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, आप वो बिजनेस कर सकते हो। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, कोई प्राइवेट बंदा भी वो बिजनेस करना चाहता है, कोई प्राइवेट प्लेयर भी वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कर सकता है। तो देखो रिस्ट्रिक्शन को कम किया, रिड्यूस किया, प्राइवेट सेक्टर लोगों को बिजनेस करने के लिए उनको एनकरेज किया। तो लिबरलाइजेशन नहीं है तो क्या है आप खुद सोच सकते हो। फिर एरियाज अदर देन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वेर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। आज भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने सारी चीज लिबरल कर दी, आज भी गवर्नमेंट ने, इस सेकंड पॉइंट क्या कहना चाहता है, गवर्नमेंट ने रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस उसको अपने पास रखा और बोला बाकी के जो बिजनेस है वो आप कर सकते, आप कंडक्ट कर सकते हो। अब आप खुद सोचो, आज के दिन में भी इंडियन रेलवे लिखा जाता है, रिलायंस रेलवे, टाटा रेलवे, अदानी रेलवे ऐसा नहीं लिखा जाता, आप कहीं पे भी ऐसा नहीं पढ़ोगे। आज भी गवर्नमेंट ने रेलवे वाला बिजनेस तो अपने पास रखा है, एटॉमिक एनर्जी वाला बिजनेस अपने पास रखा है, डिफेंस मतलब टैंक्स बनाना, फाइटर प्लेन बनाना, वो भी आज गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। हाँ, आज की बात करें तो कुछ हद तक गवर्नमेंट ने उसमें कुछ कंपोनेंट्स के लिए या कुछ इंस्ट्रूमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियों को लिबरल काम दिया है कि हाँ आप कर सकते हो। फिर भी आज भी वो डिफेंस का जो मेन पॉइंट है वो गवर्नमेंट के पास ही है, लोगों को नहीं दिया। तो यहाँ पे एक बैलेंस बनाया गया है कि जो बिजनेस लोगों को देने चाहिए तो सारे बिजनेस लोगों को दिए, बाकी के जो बिजनेस थे वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखे। ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री वॉज कैंसल्ड। पहले ट्रेडिशन था अगर आप इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हो तो कंपल्सरी, इट वॉज कंपल्शन फॉर यू कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप कोई इंडस्ट्री शुरू कर सकते हो। गवर्नमेंट ने वो भी कैंसिल किया। तो वन अनदर स्टेप ऑफ लिबरलाइजेशन, एक और गवर्नमेंट का कदम था लिबरलाइज करने के लिए, राइट। प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री विच डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड आर नॉट हजार्डस फॉर एनवायरमेंट वॉज कैंसल। पहले कोई भी इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। गवर्नमेंट ने क्या बोला, ऐसी इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन करती है, हजार्डस है, उसकी परमिशन तो आज भी लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज है जो हैवी पॉल्यूशन नहीं करती, हजार्डस नहीं है, वो आप कर सकते हो। गवर्नमेंट ने इस फील्ड में भी और लिबरल कर दिया। तो ओवरऑल आप देखो फ्रेंड्स, लिबरलाइजेशन का कितना ख्याल रखा गया है। क्यों? ये रिफॉर्म का एक स्टेप था, लिबरल करने के लिए एक स्टेप था, जिससे लोग एनकरेज हो कि हम भी बिजनेस कर सकते हैं, है ना। पहले सारी चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करती थी, और आज आप देखो, आप अपने पेरेंट्स को पूछना, 1990 से पहले अगर कार की बात करें तो 2 या 3 ही मॉडल उनको याद हो गए, मारुति 800, फियाट, ओके, मारुति ओमनी। लेकिन आज के दिन में एक एक सेगमेंट में 15-15 गाड़ियां होती है, एक सेगमेंट में, हैचबैक में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी गाड़ी ले या कौन सी गाड़ी ना ले। क्यों? यही मेन रीज़न है। अब प्राइवेट प्लेयर भी गाड़ियां बना सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर अब हर सामान बना सकते हैं जो गवर्नमेंट ने अपने पास नहीं रखा। फॉर एग्जांपल रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस, राइट। एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, कि भाई लिबरलाइजेशन किया तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, आपने अपनी रीडिंग पॉलिसी में कोई बदलाव किया तो उसके बेनिफिट्स क्या हुए, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए।
और एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, या तो मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, या तो मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। अब उसको कैसे डील करोगे, चलो समझते हैं, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनकंस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट विच लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब प्राइवेट सेक्टर है, उनको आज़ादी मिली है। अब हम भी प्रोडक्शन करते हैं, और पहले अकेली गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन करती थी उसके बदले प्राइवेट सेक्टर आ गए, जिसकी वजह से देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ गया। अब प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी था, पहले प्रोडक्शन नहीं था, डिमांड ज़्यादा थी, लोगों की ज़रूरत ज़्यादा थी, लेकिन सप्लाई कम थी, जिसकी वजह से जो चीज़ थी वो महंगी बन जाती थी। और ये डिमांड और सप्लाई का नियम आपको पता है कि जो चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन उसकी सप्लाई कम है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। आप आए दिन देखते होंगे कि भाई साल में 1-2 बार प्याज, अनियन की प्राइस बढ़ जाती है। क्यों? बाजार में प्याज खाने वाले लोग ज़्यादा है, लेकिन बाजार में प्याज की जो कमोडिटी है, जो स्टॉक है, वो लिमिटेड हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स का ये रूल्स है डिमांड एंड सप्लाई का, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस हमेशा बढ़ेगी, और जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, उसकी प्राइस हमेशा कम होगी। फॉर एग्जांपल नमक, पूरी हिस्ट्री में देख लीजिए आप, जब से हम इंडिपेंडेंस हुए आज तक कभी आपने ऐसा सुना नमक 100 रुपीज़ पर किलो? कभी नहीं होगा। आज के दिन में भी नमक 1 रुपये में, 2 रुपये में आपको पूरी 500 ग्राम्स की थैली मिल जाएगी। क्यों? नमक समुद्र से बनता है और उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। और मैंने बोला जिसकी सप्लाई है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, उसकी प्राइस हमेशा कम होगी। क्लियर? बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग एन इम्पेटस एंड देयर हैज बीन इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड। अब ग्लोबल, पहले इंडिया के अंदर ही ट्रेड हो रहा था, अब ग्लोबल ट्रेड, ग्लोब मतलब कि अपनी अर्थ है उसको हम ग्लोब भी बोलते हैं, और ग्लोब शब्द से बना ग्लोबल। ग्लोबल जो ट्रेड था उसमें भी इंक्रीज हुआ। अब इंडिया को दुनिया में लोग जानने लगे, दुनिया को भी पता चलने लगा अब अपने ग्लोबल ट्रेड की भी बढ़ोतरी होती है, और उसको हम बेटर वे में ग्लोबलाइजेशन, जो थर्ड पॉइंट है LPG, उसमें जो G है ग्लोबलाइजेशन की बात करता है, उसमें हम डिटेल में उसके डिस्कशन करते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड देयर हैज बीन इंक्रीज इन रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज। अब भाई हम फॉरेन के साथ ट्रेड करने लगे, व्यापार करने लगे, दुनिया के दूसरे देश के साथ हम व्यापार करने लगे, विदेश के साथ व्यापार करने लगे। अब उससे क्या हुआ, अपने पास अपनी करेंसी होती जिसको हम रुपीस बोलते हैं, अमेरिका के पास करेंसी होती उसको हम डॉलर बोलते हैं, यूरोपियन कंट्री के पास यूरो होती है। तो फॉरेन की करेंसी हुई, और अपने पास अगर फॉरेन के साथ ग्लोबल ट्रेड करते हैं तो अपने पास यहाँ पे देखो इंक्रीज इन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अपना एक रिजर्व होता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो बढ़ने लगा। क्वेश्चन होगा सर कैसे बढ़ने लगा? फॉर एग्जांपल हमने दुनिया के किसी देश को अपना सामान बेचा तो उसने हमें पैसे दिए, लेकिन उसके पास वो रुपीस वाले पैसे नहीं होंगे, वो हमें डॉलर देगा। ओके, अगर हमने दुनिया के किसी देश के पास सामान खरीदा तो वो अपने रुपीस नहीं लेगा, हमें उसको डॉलर देने पड़ेंगे। तो डॉलर एक कॉमन करेंसी है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी आज भी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो हमारी रुपीस है, दूसरी कंट्री के पास उसकी करेंसी होगी, वो हमारी रुपीस लेके करेगा क्या? उसके देश में वो करेंसी चलेगी ही नहीं। अगर आज आपके पास $1 है और आप लेके पानी पूरी खाने गए, पकौड़ी खाने गए, तो बोलेगा भाई मैं डॉलर का क्या करूं, मुझे पैसे दो, रुपीस दो। तो जो दो कंट्रीज आपस में बिजनेस करते हैं उनके लिए एक कॉमन करेंसी होती है डॉलर। तो अपने पास अब ग्लोबल ट्रेड करने लगे तो एक डॉलर का रिजर्व होने लगा कि भाई हमने जिसको सामान बेचा है वो हमें डॉलर देगा, लेकिन हमें जिससे सामान खरीदा हुआ है उसको डॉलर देने भी तो पड़ेंगे। तो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने लगा। ये भी एक बेनिफिट है, एडवांटेज है लिबरलाइजेशन का। क्लियर? फिर है इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। भैया बिजनेस बढ़ रहे हैं, कहीं कंपनी कोई एक जगह पे प्रोडक्शन कर रही है,
लेकिन प्रोडक्शन वहाँ हो रहा है, लेकिन उसको सामान को बेचने के लिए बाजार में तो सामान लाना पड़ेगा, तो उसके लिए अच्छे रोड चाहिए, अच्छे ब्रिजेस चाहिए, कंपनी को चलाने के लिए, उसका प्रोडक्शन चलाने के लिए बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। अब अच्छे से बिजनेस करना है तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये लिबरलाइजेशन की वजह से भारत के अंदर, इंडिया के अंदर रेलवे का जो फॉर्म था उसमें बेनिफिट हुआ, उसमें अंदर रिफॉर्म हुआ, रोड्स अच्छे कंस्ट्रक्ट हुए, ब्रिजेस अच्छे से कंस्ट्रक्ट हुए, जो सिंगल लेन था वो डबल लेन हुआ, डबल लेन था 4 लेन हुआ, 4 लेन था 6 लेन हुआ, नेशनल हाईवे बने, एक्सप्रेस हाईवे बने, जिसकी वजह से हमारी जो मोबिलिटी थी वो बढ़ गई, वक्त था वो कम हो गया, जिससे हमारा डेवलपमेंट और बढ़ा। तो ये भी एक बेनिफिट है लिबरलाइजेशन का, क्योंकि आप जानते हो कि हर स्टेट में हर जरूरत की सामान का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, समझे? ओके, तो दूसरे स्टेट से गुजरात को कुछ चाहिए, गुजरात से किसी और स्टेट को चाहिए, राइट? तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी थी और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे डेवलप किया गया फ्रेंड्स। ओके, फिर हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस है, आप जानते हो कि कोई भी दवाई आपको ठीक करती है, लेकिन डॉक्टर को आप पूछते हो सर इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? हर चीज़ के प्लस पॉइंट भी होते हैं और उसके माइनस पॉइंट भी होते हैं। आप बोलते हैं ना हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल, लिबरलाइजेशन के फायदे देखे, अब थोड़े नुकसान भी देखते हैं, उसके बाद भी हम करते हैं, राइट? इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शन मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। कि भाई रिस्ट्रिक्शन तो कम हुए लेकिन मोनोपोली बढ़ गई, एक तरह से रिस्ट्रिक्शन हुई। मोनोपोली मतलब कि कुछ इन्फ्लुएंसिंग लोग थे जो पहले से पैसे वाले लोग थे, उन्होंने कुछ बिजनेस में अपना अधिकार जता लिया। मोनोपोली किसको बोलते हैं कि आपके अलावा वो बिजनेस और कोई नहीं कर रहा, उसको आपको मोनोपोली बोलते हैं। जैसे कि पूरे गुजरात में कोई बिजनेस है, एक ही कंपनी कर रही है तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। भाई उसका कोई कंपटीटर है ही नहीं, आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको लेना होगा तो वही लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। जैसे कि कोरोना के वक्त के अंदर फेबीफ्लू नाम की टैबलेट आपने देखी होगी। अब टैबलेट चाहिए तो फेबीफ्लू ही है, उसके उस वक्त उसके अलावा कोई और टैबलेट थी नहीं, तो उसकी मोनोपोली हो गई। तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही बात थी कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तो कम हुए लेकिन कुछ हद तक मोनोपोली क्रिएट हो गई। कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ इन्फ्लुएंसिंग लोग थे, उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ा दिया और दूसरे लोगों को वहाँ पे कम्पीट नहीं होने दिया। ये उसका एक डिसएडवांटेज था। क्लियर? क्योंकि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी कि सारे लोग बिजनेस कर पाए, लेकिन यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो गई। फिर है एज फोकस हैज ओनली बीन पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया हैज रिमेन्ड बैकवर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड। हमने फोकस किया, इसमें भी कमी रह गई। आगे जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें तो कमी थी, इसमें भी कमी रह गई। हमने पूरी लिबरलाइजेशन में फोकस सिर्फ इंडस्ट्रीज पे किया, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे किया, लेकिन जो बेस है, जो मूल है एग्रीकल्चर, उसको हमने इग्नोर किया। एंड फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर इंक्लूड्स इन प्राइमरी सेक्टर, और दुनिया का कोई भी देश प्राइमरी सेक्टर को डेवलप किए बिना सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर पाता। अब क्वेश्चन राइज होगा कि सर प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? तो ऐसे हर चीज़ जो ज़मीन से जुड़ी हुई है उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि आप एग्रीकल्चर करते हो, फिशिंग करते हो, माइनिंग करते हो, सारे सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आप बोले सर ब्रेड, लेकिन ब्रेड बनती किससे है? गेहूं से बनती है। आप बोलोगे सर कार, लेकिन कार के लिए क्या चाहिए? लोहा। लोहा कहाँ से आता है? माइनिंग से आता है। तो जब तक प्राइमरी सेक्टर को अच्छे से डेवलप ना करो तब तक सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो ही नहीं सकता। क्लियर? तीसरा पॉइंट, देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिस्पेरिटी ऑफ इनकम। अब क्या हुआ? मैंने मोनोपोली वाली पॉइंट्स आपको समझाई। कुछ लोग थे, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, वो एडवांस थे, लेकिन कुछ लोग पीछे रह गए। अब क्या हुआ? जो पहले से अमीर थे वो ज़्यादा अमीर बनने लगे, और जो पहले से गरीब थे वो ज़्यादा गरीब बनने लगे। तो जो गैप थी अमीर और गरीब के बीच, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि कुछ लोगों को खाने के लिए एक रोटी नसीब नहीं हो रही है, और कुछ लोग स्टारबक्स के अंदर 300 रुपये की कॉफ़ी पी रहे हैं।
ये क्या है, डिस्पेरिटी है, इनकम की डिस्पेरिटी है। ये भी यहाँ पे एक आउटपुट निकला जो डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन आप कह सकते हैं। क्लियर। फिर लास्ट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स फॉरेन डेब्ट्स हैज इंक्रीज। सी इन अ सिंपल लैंग्वेज, जब आप किसी से 100 रुपये का सामान खरीदते हो और सामने सिर्फ 50 रुपये का सामान उसको बेचते हो, एट द एंड ऑफ द मंथ जब ट्रांजेक्शन आप क्लियर करोगे तो आपको 100 रुपये देने हैं और सामने लेने हैं सिर्फ 50 रुपये। मैंने आपको समझाया एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन में एक पॉइंट था बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, कि फॉरेन एक्सचेंज में बढ़ोतरी हुई, मतलब जिसको डॉलर बोलते हैं। डॉलर एक कॉमन करेंसी है। जब देशी मतलब जितने भी कंट्रीज होते हैं जो आपस में बिजनेस करते हैं तो वो डॉलर में बिजनेस करते हैं, लेकिन हर कंट्री के लिए बेनिफिट तब होता है जब उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। एक सिंपल लैंग्वेज आप समझो कि आप ज़्यादा सामान बेच रहे हो और कम सामान मंगवा रहे हो तो आपको पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप मंगवा ज़्यादा रहे हो लेकिन बेच कम रहे हो तो आपको पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने क्वांटिटी के अंदर जो वॉल्यूम था डॉलर्स का जो आ रहा था उससे ज़्यादा हमको देना पड़ता था, जिसकी वजह से जो फॉरेन डेब्ट्स था हमारा वो बढ़ने लगा। मतलब इनकम कम है लेकिन अपना जो एप्लीकेशंस है, पैसों का जो पेमेंट है वो अपना ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज अपना रिजर्व था वो धीरे 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 कम होने लगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हुआ। क्यों? आगे जाके इंडिया को कोई नीड है, कोई कमोडिटी, कोई गुड्स या सर्विस कोई अदर कंट्री से इंडिया जब परचेस करता है तो इंडिया मस्ट पे इन डॉलर, लेकिन इंडिया के पास डॉलर अब कम हो रहा है, तो वो भी एक डिसएडवांटेजेस है लिबरलाइजेशन का। क्लियर? तो फ्रेंड्स, in this session we have discussed liberalization terminology of chapter number 15. In very next lecture we will discuss about the privatization, advantages of privatization and disadvantages of privatization. Clear? Okay. Thank you.